हेलो नमस्कार दोस्तों, आदर्श क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदर्श और आज आपके लिए लाया हूँ मनोविज्ञान से एक टॉपिक जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मनोविज्ञान पर भी सर एक वीडियो बना। बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी से बना हुआ है और अंग्रेजी का जो पर्सनालिटी है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है नकाब या वेशभूषा। अब बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की है, लेकिन इनमें से कुछ सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आलपोर्ट महोदय की। आलपोर्ट महोदय ने दो तीन चीज़ें रखी, मनोदैहिक, मनो और दैहिक, मन प्लस देह का एक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है, वही व्यक्तित्व है। अब ये मनोदैहिक प्लस वातावरण के साथ जो व्यक्ति समायोजन कर लेता है, किस प्रकार उसका समायोजन होता है, उसको व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है, मनोदैहिक और प्लस वातावरण के साथ वो समायोजन कर लेता है। तो आलपोर्ट महोदय का ये कहा है, कोटेशन पूछा जाता है सीधा सीधा। फिर बात कर लेते हैं मन महोदय की। मन महोदय ने क्या कहा? तो मन महोदय ने व्यक्तित्व को कहा कि विभिन्न प्रकार की रुचियाँ, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियाँ, ये सब मिलाकर किसका निर्माण करती है? एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये सभी चीज़ें संगठन के रूप में मिलकर एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ये हमारे मन महोदय ने कहा है। तो इस तरह कोटेशन में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है जैविक कारक। जैविक कारक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथि है वो ले लेते हैं हम, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण होता है और वो व्यक्ति के कद या ऊंचाई या लंबाई को निर्धारित करता है। तो उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा, बहुत कुछ पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करता है। दूसरी ग्रंथि ले लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाले हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो बहुत से आपने देखे होंगे आक्रामक प्रकृति के हो जाते हैं लोग, और मुसीबत आती है तो एकदम उनका जो रुख होता है बिल्कुल आक्रामक हो जाता है, तो उनका स्त्रावण एकदम बढ़ता है। तो उसके निर्धारण करने की, उनकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाली एड्रिनल ग्रंथि। इसी तरह एक पीनियल ग्रंथि भी होती है जिसके द्वारा मेलेनिन हार्मोन व्यक्ति काला होगा, गोरा होगा, किस तरह का उसका रंग होगा, वो इस ग्रंथि द्वारा निर्धारित होता है। तो व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी होता है। चौथी ग्रंथि होती है जनन ग्रंथियाँ। ये जनन ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी काम करती है। इनमें वृषण, जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है और जिसमें यह हार्मोन
अधिकता में पाया जाता है वो व्यक्ति की प्रकृति आक्रामक होती है। उसी तरह महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है उनके जनन अंगों के द्वारा। शारीरिक संरचना, जैविक कारक चल रहे दोस्तों अभी तक, तो उसमें शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बड़ा योगदान होता है। एक आदमी हष्ट पुष्ट है, अच्छे मसल्स वाला है, तो उसका व्यक्तित्व कुछ अलग निकल के आएगा, वो थोड़ा रोबदार होगा। और जो पतला दुबला है बेचारा वो डरा हुआ सा रहता है, उसके व्यक्तित्व में एक डरापन भीरूपन छाया रहता है। दूसरी ये तो हो गई हमारी जैविक कारकों की बात। अब अगर हम बात करते हैं सामाजिक कारकों की, दूसरा एक हो गया जैविक कारक, दूसरा हो गया सामाजिक कारक। दूसरे कारक की, सामाजिक कारक की बात करें तो उसका घर का वातावरण, उसके घर का वातावरण कैसा है उसके व्यक्तित्व पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। उसके दोस्तों की संगत कैसी है ये उसके व्यक्तित्व पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। साथियों का प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा उसके व्यक्तित्व पर। तीसरा है समाज का प्रभाव। अब उसका समाज कैसा है, अगर बचपन से ही उसको दब्बू प्रकृति का दबा के, कुछ समाज इस तरह होते हैं कि दबा के रखा जाता है स्त्रियों को, तो उनका सीधा सीधा उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ समाज खुले हुए रहते हैं, कुछ समाज दबे हुए रहते हैं। अगर हम कुछ कम्युनिटी की बात की जाए तो उनमें 100% साक्षरता मिलती है, और कुछ कम्युनिटी की बात की जाए तो उनमें साक्षरता की दर है जो 50 से भी कम रहती है। उनके व्यक्तित्व पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अब बात कर ले हम सांस्कृतिक कारकों की, तो सांस्कृतिक कारक तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है सांस्कृतिक कारक। अब संस्कृति किससे प्रभावित होती है? संस्कृति होती है हमारे देश से प्रभावित होती है। देश की संस्कृति कैसी है? वेस्टर्न कंट्री में चल जाइए, पूरा टोटल खुलापन मिलेगा आपको, तो उन पर वो थोड़े बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकृति के, ज़्यादा उनका जो व्यक्तित्व निखर के आता है। और जो तिब्बत में, चीन में ये बंद देश हुआ करते थे, अरब कंट्रीज़ में आप चल जाइए, वो एक तरह से अपनी सभ्यता को ढक के रखते हैं, बंद करके रखते हैं। इस तरह ये सांस्कृतिक कारक। अब जो चौथा कारक है वह है मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक कारक में क्या क्या आता है दोस्तों? उसकी बुद्धि आएगी, तर्क करने की क्षमता आएगी, उसकी इच्छा आएगी, उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रेरणा देती है, प्रेरक करती है, ये सभी कारक मनोवैज्ञानिक कारक में उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने के कारक में आते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसे कौन सी चीज़ें प्रेरक करती है तो वो उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें निकल के आती हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार की। व्यक्तित्व के प्रकार, तो सबसे पहले लेते हैं युंग या जुंग, कुछ भी पूछ लेता है ये, कई बार नाम बदल के आया हुआ है, के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बाह्यमुखी या बहिर्मुखी। बहुत ही साधारण है, सब जानते हैं इस चीज़ को कि अंतर्मुखी कौन होता है, बहिर्मुखी कौन होता है। ये युंग और जुंग ने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें तीसरा जोड़ दिया गया, उसको नाम दिया गया मिश्रित, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन पूछा जाए कितने प्रकार के, तो युंग और जुंग के अनुसार 2 ही प्रकार होते हैं दोस्तों। अब बात कर देते हैं जो मनोविज्ञान में फ्रायड के अनुसार, फ्रायड में सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व, फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अब सिगमंड महोदय ने सबसे पहले जो देने वाला था वो उस टाइम उससे चल रहा था चेतना का मनोविज्ञान, तो
तो उन्होंने अलग हट के बात की कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो चेतना के मनोविज्ञान को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व असली व्यक्तित्व होता है, जो उसके अवचेतन में जो चीज़ें होती है, कुंठाएँ होती है, इच्छाएँ होती है, उसकी अतृप्त इच्छाएँ होती है काम वासनाओं की, उसी को असली व्यक्तित्व वो होता है। तो उन्होंने चेतना के मनोविज्ञान को जो प्रचलित था उस टाइम उसको नकार दिया और उनके अनुसार उन्होंने दो चीज़ें रखी। उसके अनुसार उन्होंने नाम दिया चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो व्यक्ति में 3 तरह की चेतनाएं पाई जाती है दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार, चेतन, अचेतन और अगर ये बात की जाए और ये है तो ये तो 10% भाग चेतना का और 90% भाग व्यक्ति में अचेतना का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। चेतन जो हम जागृत अवस्था में रहते हैं वो चेतन अवस्था है और जो व्यवहार करते हैं वो सब चेतन अवस्था का होता है, लेकिन जो कुंठाएँ हमारे अंदर दबी हुई रहती है वो असली व्यक्तित्व वो होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो उन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के 3 जो कौन कौन से फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के नाम उन्होंने दिए। इड, इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो, परम अहम। संरचनात्मक दृष्टि से उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया दोस्तों। अब जो होता है इसको कहें हम तो एनिमल इन मैन, मनुष्य के अंदर जो जानवर की प्रवृत्ति होती है वो इड कहलाती है। मैन इन मैन, मनुष्य में मनुष्य की प्रकृति होती है वो ईगो कहलाती है। गॉड इन मैन, मनुष्य में जो भगवान की प्रवृत्ति है वो सुपर ईगो कहलाती है। अब हम बात करें इदम होता क्या है, ये सुखवादी या मौलिक स्वरूप है जो हमारी जो ज़रूरतें होती है, चाहे से वो शारीरिक ज़रूरतें हो, चाहे से भूख की ज़रूरत हो, चाहे से सेक्स की ज़रूरत हो, वो जैसा हम आदमी के अंदर इच्छाएं जागृत होती है, इंद्रियां जागृत होती है, उसी तरह वो प्रकट कर दी जाती है इड के द्वारा। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती, उसे केवल अपने सुख से मतलब होता है। वो ये नहीं मानता कि संसार क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना होता है उसका सीधा सीधा मतलब। उसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता। ये होता है इड। तो मैंने सिंपल शब्दों में कह दिया कि एनिमल, जानवर को सेक्स, भूख और अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। दूसरा हम चलते हैं ईगो, मैन इन मैन। इसमें वो सारी मूल प्रवृत्तियों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो संसार के नियमों कायदों के अनुसार चलता है, इसलिए इसे मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम भी यही करता है। भाई एक आदमी है जिसे मान लो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे एक बच्चा है उसे कार पसंद है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इस मामले में अगर उसकी प्रवृत्ति ईड वाली है तो वो उस कार को चुराएगा कि मुझे तो चाहिए किसी भी तरीके से। अगर उसकी प्रवृत्ति उसके पास पैसे नहीं है तो वो उससे यार मुझे खेलने के लिए दे दे, दोस्त तेरे पास है और मैं 2 दिन खेलने के बाद तुझे दे दूंगा, तो उसमें प्रवृत्ति अहम की पाई जाएगी। तीसरी प्रवृत्ति ये मानवतावादी दृष्टिकोण है और इन दोनों के बीच में सामंजस्य करने का प्रयास करता है और जमाने के कानून, नियम, कायदे, कानून सबको मानता है। अगर तीसरे की बात की जाए सुपर ईगो, तो ये होती है देवीय दृष्टिकोण। अगर ये सोच वाला बच्चा है
तो वो ये क्या सोचेगा कि नहीं मेरे पास कोई बात नहीं, मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं इस गाड़ी को ख़रीद नहीं सकता, तो मैं इस गाड़ी को नहीं लूँगा। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और पैसे आ जाएंगे तब उसको ख़रीदूँगा, तभी मैं इसको गाड़ी को लूँगा। इसका मतलब उसमें बहुत नैतिकता पाई जाती है और वो किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं है, समझौता करता नहीं है। ये देवी दृष्टिकोण आध्यात्मिक और यथार्थ कितना ही हो उसकी परवाह नहीं करता, इग्नोरेंस उस चीज़ को नहीं तो नहीं करते हैं। क्रेशमर महोदय के अनुसार, क्रेशमर महोदय ने व्यक्तित्व को 4 भागों में या 4 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला जो है वह है पिकनिक या गोलाकार। इस प्रकार के व्यक्ति गोल मटोल नाम से ही प्रतीत होता है, गोल होते हैं, मजबूत होते हैं, दूसरों के साथ घुलने मिलने वाले होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। दूसरा है एस्थेनिक, लंबकाय। ऐसे व्यक्ति लंबे पतले दुबले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले और निंदा करने वाले होते हैं, सीधी सी बात यह है। तीसरे होते हैं एथलेटिक, सुडोलकाय। मजबूत मांसपेशियां वाले होते हैं, साहसी होते हैं, है ना। और ये लोगों से प्रभुत्व, इनकी इच्छा होती है भाई प्रभुत्व स्थापित करने की ज़्यादा से ज़्यादा। ये थे एथलेटिक प्रकार के। और अंत में होते हैं डिप्लोस्टिक, यह कहा जाए ऊपर के जो तीनों होते हैं उनका मिश्रण डिप्लोस्टिक या मिश्रित, तीनों का मिश्रण हो सकता है उसमें, तो वो चौथा भाग है। अब आ जाते हैं शेल्डन महोदय के अनुसार। शेल्डन महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है। पहला है एंडोमार्फिक, दूसरा एक्टोमार्फिक, वही गोल वाले, गोलाकृति वाले, ठीक है। और एक्टोमार्फिक होते हैं वो लंब प्रकृति वाले, और जो तीसरे हैं वो मीजोमार्फिक। अब ये लंबाकृति इसमें लिख दे सकते हैं, लंबाकृति, ठीक है। ओ सॉरी, गोलाकृतिक, लंबाकृतिक, और ये आयताकृति। अब आयत जैसा तो कोई आदमी होता नहीं है, लेकिन जो चौकोर होता है, चौखुटे मुँह का होता है, वो इसमें रखा जाता है। तो ये मोटे विनोदी स्वभाव के एंडोमार्फिक में ये लंबे पतले दुबले और बुद्धिमान माने जाते हैं। और जो ये तीसरे प्रकार के मीजोमार्फिक या आयताकार प्रवृत्ति के होते हैं, ये स्वस्थ होते हैं, शारीरिक कार्यों में रुचि लेते हैं इनके अनुसार। ये तो हो गया हमारे व्यक्तित्व के कौन कौन से, ये जो आवश्यक के जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। युंग महोदय के अनुसार कितने प्रकार हैं, शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार है, ठीक है। और क्रेशमल महोदय के अनुसार कितने प्रकार है, कितने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो ट्रेट्स हैं वो सिगमंड फ्राइड ने कितने दिए हैं, ईडी क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। अब व्यक्तित्व को मापन करने वाली विधियों बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ, तो व्यक्तित्व के मापन की 2 विधियाँ हैं। व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया जाता है, उसमें पहली विधि है प्रक्षेपी विधि और दूसरी विधियाँ हैं अप्रक्षेपी विधि।
प्रक्षेपी विधि जो है वो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। मन प्लस विश्लेषण, मन का विश्लेषण वही उसने जोड़ दिया है अचेतन मन पर। अचेतन मन हमारे व्यक्तित्व पर 90%, और ये सारी जो विधियां हैं वो अचेतन मन में जो हमारी इच्छाएं हैं, कुंठाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, उनको वो कैसे बाहर लाई जाए, कैसे उसका निर्धारण किया जाए, वो सब प्रक्षेपी विधियों में पूछा जाता है दोस्तों। तो दूसरी जो है, जो सामान्य जो चेतन मन की बात की जाए उस पर आधारित है ये दूसरी अप्रक्षेपी विधियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर अप्रक्षेपी विधियाँ। इसमें पहली विधि है शब्द साहचर्य विधि। ये गाल्टन महोदय द्वारा दी गई थी। आधार वही था, लेकिन इन्होंने गाल्टन महोदय ने दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 से 100 उत्तेजक शब्द परीक्षणकर्ता जो है वो विद्यार्थी जिसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है उसके सामने रखता है। अब उसके प्रतिक्रिया में वो कौन से शब्द प्रस्तुत कर रहा है, प्रतिक्रिया में कितना समय ले रहा है, वो सब नोट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे शब्द रख दूँ गन, बंदूक। अब बंदूक में उसने क्या कहा, कत्ल करना, कत्ल किया। एक ने जवाब दिया खेलने, एक ने जवाब दिया दिखाने। अब उसमें प्रतिक्रिया का कितना टाइम लिया, प्रतिक्रिया काल उसको नोट किया जाता है। अगर उसने सोच लिया तो इसका मतलब उसने चेतन मन से जवाब दिया है, अचेतन मन से जवाब नहीं दिया है। तुरंत जो आंसर लिख रहा है वही सच है और वही उसका व्यक्तित्व है। कत्ल करने वाला व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होगा अगर उसने तुरंत जवाब दिया, अचेतन मन से निकला है। खेलने वाला व्यक्ति साधारण किस्म का होता है, उसे खेलना है गन से। और जो दिखाने वाला है वो दिखाने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसे कत्ल से मतलब नहीं है, खेलने से मतलब नहीं है, दिखाना है, शो करना है लोगों को। तो ये 3 व्यक्तित्व सामने आ गए, प्रतिक्रिया काल नोट किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरी जो विधि है वह है वाक्य पूर्ति। ये देने वाले थे पाइव व टेंडसर। इन दोनों ने मिलके इस विधि का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने इसी तरह कुछ अधूरे वाक्य सामने रख दिए जाते हैं, परीक्षणकर्ता जिसकी व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहा है उसके सामने रख देता है। जैसे जब मैं उदास होता हूँ, देश क्या करता हूँ, असफलता प्राप्त होने पर, देश गुस्सा आने पर, प्रतिक्रिया क्या करता है, खुश होने पर, अब वो गुस्सा आने पर घर के बर्तन तोड़ता है, किसी का सर फोड़ता है या खुद का सर फोड़ता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसमें भी वही प्रतिक्रिया का जो टाइम है उसको नोट किया जाता है, उसके कौन से शब्द प्रतिक्रिया में उसने दिए, अधूरा वाक्य में, ये सब नोट किए जाते हैं। उसके आधार पर उसके अचेतन मन में क्या चल रहा होता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये दोस्तों आगे की जो विधियाँ हैं वो नेक्स्ट हमारे वीडियो में रखे जाए।